गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर में आज हम बाल्यावस्था वृद्धि विकास के अंतर्गत जो है हम बुद्धि मापन को, क्योंकि हम बुद्धि को अब तक देखते आ रहे हैं, बुद्धि के अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं आदि को देखा, बुद्धि के सिद्धांतों को देखा। अब हम देखेंगे बुद्धि का मापन, क्योंकि जब हम बुद्धि की बात कर रहे हैं, बुद्धि में बहुत सारी बातें समझाई गई या हमने देखी कि बुद्धि कहीं पर तो किसी ने समायोजन की क्षमता को बुद्धि कहा है, किसी ने सीखने की क्षमता को बुद्धि कहा है, किसी ने कार्य करने की योग्यता को बुद्धि कहा है। अर्थात कि बुद्धि को अलग अलग रूपों में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरह से परिभाषित किया है। तो बुद्धि का जब हम अलग अलग ढंग से बुद्धि को परिभाषित करते हैं, इसका मतलब बुद्धि अहम है व्यक्ति के जीवन या व्यक्तित्व के विकास के लिए कहो, चाहे व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए कहो, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से कहो, बुद्धि का व्यक्ति के में होना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर समझें तो इसी बुद्धि को बालक की योग्यता, क्षमता, कि बालक कैसा है, किस प्रकार की योग्यता रखता है, किस प्रकार की क्षमताएं रखता है, इनका पता लगाने के लिए बुद्धि के मापन का या इसके परीक्षणों की चर्चा प्रारंभ हुई या परीक्षण करने प्रारंभ किए गए। तो बुद्धि का मापन, सबसे पहले हम इस बुद्धि मापन के अर्थ को देखेंगे कि बालक की मानसिक योग्यताओं, क्षमताओं आदि का पता लगाने के लिए जिन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है वे परीक्षण बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण कहे जाते हैं। बुद्धि मापन की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई? क्योंकि एक अध्यापक जब कक्ष में जाकर शिक्षण कार्य प्रारंभ करना चाहता है तो उस कक्षा में उसे व्यक्तिगत भिन्नताओं का सामना करना होता है। अर्थात कक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं वो अलग भिन्न संस्कृति, भिन्न संस्कार, नीतियों, परंपराओं से निकल कर आए होते हैं। अर्थात हर एक का अपना एक अलग तरीका होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना, सुनना, समझने का, सबका अपना अपना तरीका होता है। ये सब व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के बहुत सारे पक्ष हमने देखे हैं, उसमें एक पक्ष बुद्धि भी है कि बुद्धि भी बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं, व्यक्ति को भिन्नता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इन्हीं व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ये देखना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत बुद्धि के आधार पर ये देखना कि कक्षा के अंदर में बुद्धि की दृष्टिकोण से बालकों का स्तर कैसा है, कौन सा बालक की किस प्रकार की योग्यता, क्षमता है, बालक की किस प्रकार की रुचि है, इसका पता लगाने के लिए बुद्धि परीक्षणों की आवश्यकता का अनुभव किया गया। जहाँ तक इसके इतिहास की हम बात करते हैं तो भारतीय परिवेश में अगर देखा जाए तो बुद्धि परीक्षण कोई नया परीक्षण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पौराणिक काल में जाते हैं तो पौराणिक काल में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में होने वाला संवाद इसी बुद्धि परीक्षण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है। अर्थात कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बुद्धि परीक्षण कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नई अवधारणा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि पौराणिक कालों में, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा बालक की योग्यता, क्षमता का पता लगाने के लिए इन बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता था। ये बात अलग है कि वर्तमान में जो बुद्धि परीक्षण के तरीके अपनाए जाते हैं उससे भिन्न तरीके हुआ करते थे। उस समय बालक को जटिल प्रश्न देकर, पहेलियां बुझाकर, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ कर लाने को कहकर बालक की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगी कि जब भगवान श्री कृष्ण संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब गुरु ने एक प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता के साथ में जब भिक्षाटन का, क्योंकि भिक्षाटन उस समय ऋषि गुरुकुलों की एक परंपरा हुआ करती थी, एक रीति समाज से जुड़ने के लिए एक परंपरा के रूप में इसे अपनाया जाता था। तो श्री कृष्ण को अपने कुछ बाल साथियों के साथ में पास के शहर में, गांव में भिक्षाटन के लिए भेजा गया। वहां पर सिर्फ स्थान बताया गया कि आपको भिक्षा लेकर आनी है और इतनी भिक्षा लेकर आनी है कि आश्रम के सभी बालकों के लिए पूर्ण हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को युक्ति ही लगानी थी कि वो किस प्रकार से अधिक भिक्षा प्राप्त कर सके। अर्थात ये भी एक बाल कृष्ण के सामने समस्या रखी गई और कृष्ण ने उसका समाधान कैसे ढूंढना है
उसका वह अपनी बुद्धि के माध्यम से समाधान का। तो यानी कि कहने का मतलब ये उस एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो इसकी बुद्धि मापन की जो बात है सबसे पहले यूरोपीय देशों में प्रारंभ हुई थी। यूरोपीय देशों में इसकी प्रारंभ हुई थी और यूरोपीय देशों में भी सबसे पहले 1889 में जर्मनी में वुड ने इसके बारे में, जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे वुड, उन्होंने सबसे पहले बुद्धि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी और उसमें बुद्धि मापन से संबंधित विचार को रखते हुए बुद्धि परीक्षणों के निर्माण के बारे में विचार किया। हालांकि इनका निश्चित है कि बहुत अधिक सफल नहीं रहा, इसीलिए ये प्रसिद्ध भी नहीं है। लेकिन उसके बाद चूंकि वुड के कार्यों से प्रभावित होकर बहुत सारे अन्य, फ्रांस है, जर्मनी है और भी कई, इटली आदि बहुत सारे देशों के मनोवैज्ञानिकों ने इसके संबंध में कार्य करना प्रारंभ किया और सबसे अधिक जो प्रसिद्ध रहा बुद्धि परीक्षण में, जो परीक्षण प्रसिद्ध रहा वो था फ्रांस के मनोवैज्ञानिक बिने, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और वो बुद्धि परीक्षण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वर्तमान में भी उसी, चाहे वह बिल्कुल वही का वही ना हो, लेकिन उसी के कॉन्सेप्ट, उसी की अवधारणा पर आधारित परीक्षण वर्तमान में भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि बुद्धि परीक्षण बुद्धि मापन था, लेकिन धीरे धीरे इसमें एक शब्द और जोड़ा गया, वो शब्द था बुद्धि लब्धि। यानी कि बुद्धि मापन के साथ में इस शब्द को और जोड़ा गया कि बुद्धि लब्धि मापन से केवल उसकी बुद्धि का ही योग्यता क्षमता का ही पता लगता है, लेकिन बुद्धि लब्धि में क्या है, बुद्धि लब्धि का जो मतलब है वो बालक की योग्यता या सीखने की जो प्रक्रिया है या जो गति है उसका संकेत प्रदान करती है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है कि बालक के सीखने की गति या उसकी क्षमता किस प्रकार की है। यानी कि वो जो सीख रहा है उसकी जो सीखने की जो योग्यता है, जो सामान्य योग्यता है, उसके विकास की गति क्या है, जो उसमें योग्यता है उस योग्यता के विकास की गति क्या है, यह उसकी बुद्धि लब्धि। इसी दृष्टिकोण से इसमें मापन के साथ में बुद्धि लब्धि शब्द को जोड़ा गया। बुद्धि लब्धि को जानने के लिए या ज्ञात करने के लिए यहाँ दो शब्द और थे, क्योंकि इसमें एक सूत्र का, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का निर्माण किया गया है। एक सूत्र हमारे सामने रखा गया है जिसमें था कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक योग्यता बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, या इसको हम कहें कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 के आधार पर हम बालक की बुद्धि लब्धि का पता लगाते हैं, उसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ये समझना होगा कि मानसिक आयु क्या है और वास्तविक आयु क्या है, क्योंकि वास्तविक आयु से तो बात समझ में आ रही है कि बालक के जन्म के आधार पर, जन्म से लेकर परीक्षण के दिन तक बालक की कितनी आयु है, कितने दिन, माह, कितने वर्ष, दिन और माह की उसकी आयु है, वो चीज वास्तविक आयु को प्रदर्शित करती है। लेकिन मानसिक आयु क्या है, क्योंकि एक ही बालक की हम वास्तविक आयु भी बात कर रहे हैं और उसी बालक के मानसिक आयु की भी बात कर रहे हैं। तो मानसिक आयु क्या है, मानसिक आयु यानी कि जिस आयु वर्ग के लिए जो परीक्षण निर्धारित किया गया है उस से कम या ज्यादा या उस आयु के सभी, मतलब उस आयु के लिए निर्धारित सभी प्रश्नों को सही हल कर लेना उसकी मानसिक आयु कहलाता है। जैसे कि एक बालक है जैसे कि 13 वर्ष, मतलब एक 14 वर्षीय बालक या 15 वर्षीय बालक है और वह बालक जो 13 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित प्रश्नावली है या प्रश्न है उनको पूरी तरह से सही हल करता है, फिर उसमें 14 वर्ष के भी प्रश्न वो नहीं हल कर पाता है, यानी कि वो 14 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित जो प्रश्न है उनको
वो हल नहीं कर पा रहा है, यानी कि 15 वर्ष तक तो पहुंचने की बात ही नहीं है, तो ऐसे में बालक की जो मानसिक आयु है वो मानी जाएगी 13 वर्ष। भले ही चाहे उसकी वास्तविक आयु 15 वर्ष है, तो ये सूत्र में हम कैसे डालेंगे 13 वर्ष, क्योंकि इसकी जो परीक्षण है, जो प्रश्न उसने हल किए हैं वो केवल 13 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए हल किए हैं, इसीलिए मानसिक आयु क्या कहलाई उसकी 13 वर्ष बटा वास्तविक आयु, क्योंकि वो 15 वर्ष का बालक है तो वास्तविक आयु और बटा 100 into 100 से उसकी बुद्धि लब्धि को ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है बुद्धि लब्धि के भी जो अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं, उसमें कि 140 वाला सबसे प्रखर बुद्धि है, फिर 130 से 140 वाला, उस हिसाब से 9 क्राइटेरिया इसमें दिए गए हैं। उसके आधार पर बालक की बुद्धि लब्धि को ज्ञात किया जाता है। इस परीक्षणों को सभी को समाप्त होने के बाद बुद्धि लब्धि का जो इंडेक्स है वो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि बुद्धि के प्रकार, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार कौन कौन से प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो यहाँ बुद्धि परीक्षणों के जो प्रकार हैं वो 2 हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ बैठकर उसका परीक्षण लिया जाना व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, या चाहे उसके साथ बैठकर लिया जाए, चाहे उसे प्रश्न पत्र का बना दिया जाए और उसके या कोई क्रिया करने को दी जाए, उसके अलग अलग बहुत सारे परीक्षण हैं। उनके आधार पर किसी एक व्यक्ति का एक समय पर एक व्यक्ति का परीक्षण लिया जाना व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक समय में बहुत सारे, एक से अधिक कई सारे व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जाना सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अब ये जो बुद्धि परीक्षण है ये 2 प्रकार से लिए जाते हैं, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। वही चीज यहाँ पर है कि शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अर्थात भाषाई परीक्षण या भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, जिसमें कि भाषा का प्रयोग किया जाता है। बालक परीक्षण में बालक को वो मतलब कि जो जिस भाषा को बालक जानता है उसी भाषा के में लिखे हुए प्रश्न बालक के सामने रखे जाते हैं, अर्थात कि जिसको बालक पढ़कर समझकर और जिसके उत्तर दे सकता हो, जिसमें भाषा का उपयोग किया गया हो। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो होते हैं जिसमें कि भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसमें चित्रों का उपयोग किया जाता है, किसी क्रिया या गतिविधि का उपयोग करते हुए बालक की परीक्षण किया जाता है, जिसमें भाषा का उपयोग नहीं है, चित्र है, प्रयोग है आदि के माध्यम से परीक्षण किए जाते हैं। हम आज सबसे पहले देखेंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आज सिर्फ बात हम यही तक रखेंगे, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत सबसे पहला है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। बीने साइमन, क्योंकि बीने का जो बुद्धि परीक्षण है वही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि इनके जो परीक्षण था इसने बहुत सकारात्मक परिणाम सबके सामने प्रस्तुत किए, इसीलिए वो आज भी बहुत अधिक मान्यता रखता है। तो बीने ने अपने जो सहयोगी हैं साइमन के साथ में मिलकर इस परीक्षण का निर्माण किया, और इस परीक्षण में उन्होंने ये मानसिक आयु को कि बालक की परीक्षण को इस तरह से निर्धारित किया कि 3 से 15 वर्ष की आयु के बालकों के लिए अलग अलग प्रश्नावलियों का निर्माण किया। यानी कि 3 से 15 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए अलग अलग प्रश्नावलियों का निर्माण किया। अब जब परीक्षण की बात आती है तो जैसे कि हमें परीक्षण लेना है 7 वर्ष के बालक का, तो हम जो बालक के सामने परीक्षण प्रस्तुत करेंगे तो वो हम कौन से करेंगे कि 7 वर्ष का बालक है तो हम 5 वर्ष या 4 वर्ष के बालक के लिए जो प्रश्न निर्धारित किए गए हैं उन प्रश्नों से बालक का परीक्षण प्रारंभ करेंगे। और इसमें जैसे कि बालक ने
5 वर्ष के थे तो 5 वर्ष के सभी प्रश्न हल पूरे किए। 6 वर्ष में उसने मतलब ये कहा जाए कि 10 प्रश्न थे, 10 में से 8 प्रश्न हल किए। 7 वर्ष जो उसकी अपनी मूल आयु, उसके लिए उसने 4 प्रश्न या 2 या 3 प्रश्न ही हल किए। 8 वर्ष की आयु का उसने एक भी प्रश्न हल नहीं किया। तो उस आधार पर जिस आयु के योग्य बालक अधिक सर्वाधिक जो सबसे तो यहाँ पर 5 वर्ष की जो आयु के थे उसने सभी प्रश्न हल किए, या बालक ने हो सकता है कि 5 वर्ष के भी सभी हल किए और 6 वर्ष के भी उसने सभी हल कर लिए, तो वो उसकी मानसिक आयु जो है वो 6 वर्ष कहलाएगी। या किसी बालक ने है तो 7 वर्ष का और 8 वर्ष तक के बालक के लिए भी दिए गए प्रश्नों को सभी को हल कर लिया, तो उस बालक की 7 वर्ष जो उसकी जैविक आयु है उसके अपोजिशन में उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष मानी जाएगी। तो यहाँ पर जो बीने का जो परीक्षण था उसके आधार पर बालक जिस आयु के योग्य निर्धारित प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को सही हल कर लेता है, उसकी मानसिक आयु वही निर्धारित की गई या वही मानी गई। लेकिन स्टैनफोर्ड ने बीने के इस परीक्षण में परिवर्तन किया, कुछ सुधार किया और उसके आधार पर उन्होंने कुछ अपनी तरफ से प्रश्न इसके अंदर डाले और कुछ जो था बीने के ही प्रश्नों को, जैसे बीने के 19 प्रश्नों को उन्होंने यथावत रखा और उसमें कुछ अपने 10-1 प्रश्न और अपने ऐड करके और परीक्षण का उन्होंने निर्माण किया। इन्होंने यहाँ पर जो था वो मूल्य निर्धारण, यानी कि मूल्य का निर्धारण, बालक को मूल्य यानी कि अंक, किस प्रकार से इसमें अंकों का निर्धारण किया जाएगा और उस आधार पर मानसिक आयु ज्ञात की जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जब इन परीक्षणों के अंतर्गत जो जितने सही मतलब प्रश्न के सही उत्तर का मूल्य है ना, प्रश्न के सही उत्तर का मूल्य 13 वर्ष के लिए 2 माह, 14 वर्ष के लिए 4 माह, वयस्क के लिए 5 माह और तीव्र बुद्धि के लिए 6 माह का मूल्य निर्धारित किया। अर्थात कि जो 13 वर्ष के बालक जो है उनके जो जितने भी प्रश्न बालक हल करता है उसके लिए उन्होंने प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 2 माह का जो है वो मूल्य निर्धारित किया कि एक प्रश्न को सही हल करने के ऊपर बालक को 2 माह का अंक दिया जाएगा। 1 या 2 अंक जो अपन लिखते हैं वो नहीं लिखा जाएगा। अब जैसे उसने 13 वर्ष की आयु के 6 प्रश्नों में से 6 के 6 सही अंक हल किए हैं तो उसका अंक मूल्य कितना हो गया, 12 माह। 14 वर्ष के उसमें जैसे 4 प्रश्न थे और 4 प्रश्नों का उसने बिल्कुल सही हल किया है तो 4 × 4 = 16 माह। इस तरह से बालक की इन सब की टोटल करके योग करके और बालक की मानसिक आयु को ज्ञात किया जाता था। अर्थात कि जो ये परीक्षण थे इनमें बालक के सामने विभिन्न उनकी आयु की क्षमता योग्यता के अनुसार अलग अलग आयु के अनुकूल प्रश्नों का निर्धारण किया जाता था और उन प्रश्नों में चूंकि प्रश्न बीने ने भी निर्धारित किए और साइमन ने भी, स्टैनफोर्ड ने भी निर्धारित किए, स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड ने भी इसमें इस स्केल में दोनों में प्रश्नों का निर्धारण थे, दोनों में आयु के अनुसार अलग अलग प्रश्नों के निर्धारण थे। जैसे एक 100 अंकों 100 प्रश्नों की प्रश्नावली है तो उसमें अलग अलग आयु के बालकों के लिए अलग अलग प्रश्न निर्धारित थे और उनमें बस इनके मूल्यों के अंकन के निर्धारण में अंतर था। इन्होंने जिस आयु के सभी बालकों ने सभी प्रश्नों के हल उत्तर सही दिए उस आयु का उसकी मानसिक आयु मानी और इन्होंने मूल्य निर्धारित किए और उसके आधार पर जिसकी जितने टोटल करके जितनी आती है उसके अनुसार उन्होंने उसकी मानसिक योग्यता का अंकन किया या मानसिक योग्यता का निर्धारण किया। आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज के इसके आधार पर हमें सिर्फ बुद्धि मापन का अर्थ, उसकी आवश्यकता, इतिहास
और बुद्धि लब्धि को स्पष्ट करना है। आगे की बात हम कल करेंगे। आगे हम इसके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इस वैश्विक महामारी के दौर में आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। सुरक्षा का सिर्फ 3 कुछ निश्चित उपाय हैं, उनका पालन आपको करना है। आप कहीं भी बाहर निकलें, मुंह पर मास्क लगा कर निकलें। किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो 6 इंच की दूरी पक्का बना कर रखिए। 6 इंच से कम की दूरी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो बहुत अच्छा है। और अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद।